हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी भूतिया सिनेमा लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सपने देखने का हक सबको होता है। सपने कभी भी ऊंच नीच जात पात का फर्क नहीं देखते। ना ही उन्हें देखने वाला ही अपनी हैसियत देखकर सपने देखता है। तभी तो सपने देखना सबको अच्छा लगता है। कुछ लोगों के सपने वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं। सपने देखना जितना आसान है, उन्हें पूरा करना उतना सरल नहीं है। कभी कभी सपने देखने का अंजाम बेहद दर्दनाक भी हो सकता है। अतीत और वर्तमान को जोड़ती यह कहानी एक सपना देखने और उसके टूटकर बिखरने का सफर बताने वाली है। सन 1990, जयपुर, राजस्थान। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। 18 वर्षीय नम्रता शीशे के सामने खड़ी अभी अभी रिलीज हुई फिल्म का गाना गा रही थी। अपने रूप को निखारने में वो इस तरह खोई हुई थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े उसे निराशा भरी नजरों से देख रहे थे। उस रात नम्रता की माँ को उसके पिता ने शिकायत करते हुए कहा, करती क्या रहती हो तुम सारा दिन, अपनी बेटी पर भी ध्यान दे लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक कटा दे दो। नम्रता की माँ को अपने पति की बात अखरी थी। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था उसकी बेटी ने। लेकिन पिता ने कहा था तो बेटी को थोड़ी डांट लगाना एक माँ के लिए अनिवार्य हो जाता है। क्या किया अब तूने। स्कूल से घर लौटने पर माँ की आवाज सुनकर नम्रता चौंक गई। मन में घबराहट भी होने लगी। उसने अगले दिन फिल्म देखने जाने का प्लान जो बनाया था और इस बात का कहीं माँ को पता न चल गया हो। मैंने क्या किया, डरते हुए नम्रता ने कहा। कल रात को तेरे पिताजी बोल रहे थे कि लड़की हाथ से निकलती जा रही है। अपनी माँ की बात सुनकर नम्रता ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिताजी की शिकायतें आम बात थी। माँ, आप तो जानती हो कि पिताजी को हमेशा ही मुझसे शिकायत रहती है। उन्हें मेरा कुछ भी कहना या करना पसंद नहीं आता। किसी भी फिल्म की बात करूं तो आंखें दिखाने लगते हैं, गाना गाऊं तो गुस्सा करते हैं। उन्हें तो मेरे पैदा होने से भी शिकायत ही रही है। ऐसी बात नहीं, उसकी माँ ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन नम्रता आधी बात सुनकर ही वहां से चली गई। 2020, जयपुर, राजस्थान। राजशेखर सिनेमा को लोग भूतिया सिनेमा के नाम से जानते हैं। दिन में तो पूरी चहल पहल रहती है, लेकिन पिछले 30 साल से सिनेमा में रात को कोई फिल्म नहीं लगती। यहाँ तक कि यहाँ रात में कोई रहता भी नहीं है। इसके आसपास का क्षेत्र भी ज्यादा आबादी वाला नहीं है। एक रात 2 चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस से बचने के लिए राजशेखर सिनेमा में आ छिपे। वैसे तो सिनेमा की रखवाली के लिए एक चौकीदार रखा हुआ था, लेकिन वो भी दूर से ही सिनेमा की निगरानी रखता था। यार चंदू, मैंने सुना है कि ये सिनेमा भूतिया है। कुछ भूतिया नहीं है, सब अफवाहें हैं और आज रात को पुलिस से बचने के लिए इससे सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। दोनों चोर सिनेमा के अंदर लगी कुर्सियों पर बैठ गए। काशू, यहाँ आराम से बैठ सकते हैं और सो भी सकते हैं। तेरी तरह लोग भी इसे भूतिया समझते हैं, इसलिए कोई रात को यहाँ भटकता भी नहीं है। दोनों कुर्सियों पर पसर कर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की ची की आवाज से दोनों जाग उठे। काशू ने देखा कि मुख्य ऑडिटोरियम, यहाँ फिल्में प्रदर्शित की जाती है, का दरवाजा खुल पड़ा था। नंदू, उधर देख, जब हम आए थे तो ये दरवाजा बंद था ना, तो अब कैसे खुल गया। नहीं रे काशू, दरवाजा वैसे ही बंद किया होगा, ताला वाला नहीं लगाया होगा, इसलिए हवा से खुल गया लगता है। चल अंदर चलते हैं, वहाँ मस्त कुर्सियाँ लगी हुई है, आराम से सोएंगे। पहले तो काशू मना कर देता है और वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन नंदू के जबरदस्ती करने पर वो उसके साथ अंदर चला जाता है। ये देख, एसी भी चलता छोड़ रखा है, मस्त मजा आएगा यहाँ सोने में।
नंदू ने कहा ही था कि अचानक से दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो जाता है। काशू और नंदू घबरा जाते हैं। काशू भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। नंदू भी उसकी मदद करता है, लेकिन उनके प्रयासों का कोई असर नहीं होता। ठंडा कमरा और ठंडा होने लगता है, लेकिन उन दोनों के पसीने छूट रहे थे। यार नंदू, ये क्या हो रहा है? काशू सहमी आवाज में नंदू से पूछता है। कुछ नहीं, तू घबरा मत काशू। नंदू को भी घबराहट हो रही थी, लेकिन वो काशू को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। अचानक से सिनेमा हॉल की लाइट जलने बुझने लगी और पर्दे पर फिल्म चलने लगी। दोनों की डर से जान निकली जा रही थी। अचानक से ये सब क्या होने लगा था? उन दोनों का ध्यान पर्दे पर चला गया, जिस पर फिल्म चल रही थी। फिल्म के दृश्य में एक लड़की थी, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके चेहरे और हाथों पर घाव के निशान थे। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की उन्हें ही देख रही हो। फिर वो चलने लगी और उनकी ओर बढ़ने लगी। उनकी फटी आंखें पर्दे पर ही गड़ी हुई थी और उनकी नजरों के सामने ही वो लड़की पर्दे में से बाहर निकल आई। दोनों डर से चिल्लाने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन उनकी चीखों का कोई मतलब नहीं था। वो लड़की उनके बिल्कुल करीब आ गई और दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। दोनों कुछ देर छटपटाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जान निकल गई। 1990 जयपुर, राजस्थान। नम्रता अपनी दोस्त के साथ अगली दोपहर को मूवी देखने के लिए राजशेखर सिनेमा की ओर निकल पड़ी। घर में उसने बहाना बनाया कि कल वह अपनी सहेली बिंदु के घर पढ़ाई करने जाएगी और शाम को ही घर आएगी। निम्मी, ये चोरी चोरी फिल्में देखने का काम कब तक चलने वाला है? तब तक जब तक मैं खुद हीरोइन नहीं बन जाती। क्या ही एहसास होगा जब मेरे चाहने वाले मेरी फिल्में देखने के लिए चोरी छिपे सिनेमा आएंगे। कहते हुए नम्रता अपने ख्यालों में खो गई। एक चाहने वाला तो तुम्हारा यहाँ भी है, उस पर भी कभी गौर कर लिया करो। प्रदीप की आवाज ने नम्रता को उसके ख्यालों से बाहर निकाला। प्रदीप राजशेखर सिनेमा के मालिक राजेश कुमार का बेटा था। नम्रता का राजशेखर सिनेमा में फिल्में देखना आना आम बात थी और वहीं प्रदीप ने उसे देखा था। प्रदीप नम्रता की खूबसूरती का दीवाना था। सच कहूँ नम्रता, तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो माधुरी, जूही जैसी हीरोइनें तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे साथ बातें करने का मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये फिल्म देखनी है, नम्रता ने झल्लाते हुए कहा। दोनों जब राजशेखर पहुंची तो सारी टिकटें बिक चुकी थी। नम्रता को इस बात पर बहुत निराशा हुई। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। क्या हुआ, टिकट नहीं मिली? उनको निराश देखकर प्रदीप उनके पास आया। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। प्रदीप के हाथ में टिकट देखकर नम्रता का चेहरा खेल गया और उसने टिकट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन प्रदीप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ बैठकर फिल्म देखनी पड़ेगी। प्रदीप की बात सुनकर नम्रता सोचने लगती है, लेकिन बिंदु बोल पड़ती है, नहीं, हमें कोई फिल्म नहीं देखनी, चलो नम्रता। फिल्में नहीं देखोगी तो एक्टिंग कैसे सीखोगी? प्रदीप ने आखिरी कोशिश की और नम्रता ना चाहते हुए भी उसके साथ बैठकर फिल्म देखने के लिए राजी हो गई। 2020 जयपुर, राजस्थान। सिनेमा में हुई अन्य मौतों की तरह ही उन चोरों की मौतों के मामले को भी राजशेखर के मालिक द्वारा रिश्वत देकर रफा दफा करवा दिया गया था। राजशेखर का मालिक उसे बेच देना चाहता था, लेकिन उसके भुतिया होने के कारण कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था। इसलिए मजबूरीवश उसे राजशेखर का संचालन करना पड़ रहा था। देख भाई, मैंने तुम्हारी कल की टिकट करा दी है, लेकिन आज रात तुम्हें कहीं छिपकर गुजारनी पड़ेगी। हितेश और भारती एक प्रेमी युगल थे जो घर से भागकर आए थे। सुबह को वह शहर छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन रात को उन्हें कहीं छुपने की जगह चाहिए थी। दीपक यार, तू आज की रात अपने घर में छुपा ले हमें, हितेश ने अपने दोस्त से कहा। पागल हो गया है तू? मैं कैसे छुपाऊंगा तुम दोनों को? मेरे परिवार वाले 100 सवाल करेंगे। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। इतना कहकर दीपक वहां से चला गया। हितेश और भारती को रात को छुपने की जगह चाहिए थी। शहर के बाकी लोगों की तरह उन लोगों ने भी भूतिया सिनेमा के बारे में सुन रखा था। दोनों ने उस सिनेमा में साथ में बहुत सी फिल्में देखी थी और उनको उसमें भूतिया जैसा कुछ भी नजर नहीं आता था।
दोनों ने उसी सिनेमा में छिपने का फैसला किया था। दोनों उस सिनेमा में चले गए। उन्होंने देखा कि ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला था, तो दोनों उसके अंदर चले गए। ऑडिटोरियम में एसी ने उसे शिमला बना रखा था। ठंड लगने के कारण हितेश और भारती एक दूसरे से चिपक गए। भारती को अजीब सी गंध महसूस हुई। हितेश, मुझे कुछ अजीब सी गंध आ रही है। भारती ने कहा ही था कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। भारती चीखते हुए हितेश के गले लग गई। हितेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हॉल की लाइटें जलने बुझने लगी और पर्दे पर फिल्म चलने लगी। फिल्म में नजर आने वाली लड़की, जिसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर घावों से भरा हुआ था, पर्दे से बाहर आ गई। हितेश और भारती वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बिजली की फुर्ती से वो लड़की उनके पास आ गई। उसने भारती की तरफ नहीं देखा, हितेश को पीठ के बल पटक दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगी। भारती डरी सहमी सी नजरों से हितेश की जान जाते देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। जब हितेश की जान निकल गई तो उस लड़की ने भारती की ओर देखा और उसके ऐसा करते ही भारती की आंखों से डर गायब हो गया और वो उस लड़की के वश में आ गई। पुलिस को फोन करो, उस लड़की ने कठोर व गहरी आवाज में कहा। भारती ने बिना देर किए अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाकर उन्हें राजशेखर सिनेमा आने के लिए कहा। पहले पुलिस आनाकानी करती रही, लेकिन भारती के बार बार कहने पर उन्हें राजशेखर आना ही पड़ा। पुलिस ने आकर हितेश की लाश को देखा तो उनका शक भारती पर चला गया। वह लड़की किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। उनसे कहो कि पर्दे के पीछे खुदाई करें। भारती ने उस लड़की के कहे अनुसार ही पुलिस से कहा तो पहले तो पुलिस वाले सकपका गए, लेकिन फिर से भारती के बार बार कहने पर उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। खुदाई करने से पहले उन्होंने राजशेखर के मालिक को भी सूचना दे दी थी, जिसे सुनकर वह दौड़ा ही चला आया। तब तक खुदाई करने वाले मजदूर भी आ गए थे, लेकिन राजशेखर का मालिक खुदाई करने के लिए मना कर रहा था, जिससे पुलिस को शक होने लगा था। मालिक के विरोध के बावजूद पुलिस ने मजदूरों को खुदाई करने को बोल दिया था। फर्श को तोड़कर खुदाई की गई तो 2 फीट नीचे दफन कंकाल को देखकर सब चौंक पड़े। पुलिस राजशेखर के मालिक से पूछताछ करने लगी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। तू सच नहीं बताएगा प्रदीप? अचानक से आई गुस्से भरी आवाज सुनकर राजशेखर के मालिक प्रदीप कुमार के पसीने छूटने लगे। उसने घूम कर देखा तो सामने नम्रता खड़ी थी। वो बुरी तरह से डर गया। तुम तो मर गई थी ना? हैरानी से प्रदीप ने पूछा। पुलिस प्रदीप को सवालिया नजरों से देखने लगी, क्योंकि जो प्रदीप को दिख रहा था वो किसी और को नहीं दिख रहा था। तुमने मारा था मुझे प्रदीप। एक बार फिर लाइट जलने बुझने लगी और पर्दे पर फिल्म चलने लगी, लेकिन इस बार दृश्य कुछ और थे। पर्दे पर चल रहे दृश्य थे 30 साल पहले इसी सिनेमा में घटी एक घटना के। 1990 जयपुर राजस्थान। उस दिन नम्रता ने प्रदीप के साथ बैठकर फिल्म देख तो ली, पर उसके बाद से ही प्रदीप कुछ ज्यादा ही बेबाक हो गया था। कभी भी वो नम्रता को रोक लेता था। एक दिन नम्रता स्कूल से घर लौट रही थी कि प्रदीप अपनी यामाहा मोटरसाइकिल पर आ धमका और उसका रास्ता रोक लिया। क्या चाहिए तुम्हें? नम्रता ने गुस्से में कहा। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारे फायदे की खबर लाया। नम्रता वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। खबर? कैसी खबर? कल राजशेखर आ जाना, सब पता चल जाएगा। लेकिन कल तो सिनेमा बंद है ना? प्रदीप अपनी बाइक से उतरकर नम्रता के नजदीक आ गया। नम्रता को असहज सा महसूस होने लगा था। तभी तो कल बुला रहे हैं, कल स्पेशल फिल्म की स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग समझती हो क्या होता है? प्रदीप के सवाल पर नम्रता ने नाम में सिर हिला दिया, लेकिन वो जानना चाहती थी कि स्क्रीनिंग क्या होता है। प्रदीप उसे समझाने लगा। जब कोई नई फिल्म बनती है तो उसे रिलीज करने से पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर वगैरह किसी सिनेमा में बैठकर देखते हैं, और इस बार स्क्रीनिंग हमारे सिनेमा में है। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब आने वाले हैं कल, और अगर तुम भी आ जाओ तो हो सकता है तुम्हें हीरोइन बनने का मौका मिल जाए। प्रदीप का इतना कहना था कि नम्रता नए ख्वाब बुनने लगी। उसे हीरोइन बनना था और मौका खुद उसके पास चलकर आया था, वरना वो तो भागकर मुंबई जाने का सोच रही थी।
ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो रात को 9 बजे आ जाना। प्रदीप ने जब समय बताया तो नम्रता का चेहरा मुरझा गया। रात को वह कैसे जाएगी? प्रदीप समझ गया था कि नम्रता क्या सोच रही थी। जानता हूँ मैं कि रात को आना मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। सोच लो, नम्रता यह अवसर नहीं खो सकती थी। उसने प्रदीप से कह दिया कि वो जरूर आएगी। अगले दिन शाम को उसने अपने माता पिता के खाने में नींद की दवाई मिला दी, जिसे खाने के बाद वो गहरी नींद सो गए। 9 बजने से 10 मिनट पहले नम्रता राजशेखर पहुंच गई थी। उसे प्रदीप बाहर ही मिल गया था। जब वह उसके साथ हॉल में गई तो चौंक गई। पूरा हॉल खाली पड़ा था, वहां कोई भी नहीं था। उसने पलटकर प्रदीप की ओर देखा, जिसने हॉल का दरवाजा बंद कर दिया। नम्रता को प्रदीप के इरादों का भान हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नम्रता ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो प्रदीप के हाथों अपना बलात्कार होने से नहीं बचा पाई। प्रदीप उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तब नम्रता जोर से गिर पड़ी, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। फिर भी प्रदीप उसे नोचता रहा। आधी रात के बाद प्रदीप ने देखा कि नम्रता मर चुकी थी। वह घबरा गया। सिनेमा में पर्दे के पीछे कच्ची जगह थी। प्रदीप ने वहां गड्ढा खोदकर नम्रता की लाश को दफना दिया। किसी कारण से अगले 3 हफ्ते तक सिनेमा बंद था, इसलिए प्रदीप को सबूत मिटाने का समय मिल गया था। नम्रता के माँ बाप ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन लोगों ने मान लिया था कि नम्रता भाग गई थी। कुछ समय तक पुलिस उसकी तलाश करती रही, लेकिन कुछ भी हाथ न लगने के कारण उसका केस बंद कर दिया गया। 2020 जयपुर, राजस्थान। पर्दे पर चल रहे दृश्य को देखकर सब हैरान रह गए थे। आज 30 वर्ष बाद नम्रता की गुमशुदगी का केस सुलझा था, जो खुद नम्रता ने सुलझाया था। उस घटना के बाद से ही नम्रता की आत्मा राजशेखर सिनेमा में कैद होकर रह गई थी और इंसाफ के लिए तड़प रही थी। रात को आने वाले हर आदमी को वह मार डालती थी, क्योंकि उन पर वह काबू नहीं कर पाती थी, जैसे मरने से पहले वो प्रदीप पर काबू नहीं पा सकी थी। आज से पहले कोई लड़की रात को सिनेमा में नहीं आई थी, और आज भारती के रूप में नम्रता की मुक्ति ने सिनेमा में प्रवेश किया था। प्रदीप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। अपनी बेटी के लापता होने की सच्चाई जाने बिना ही नम्रता के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। नम्रता का अंतिम संस्कार बिंदु ने किया, जो अपनी सहेली के साथ हुई घटना को जानकर स्तब्ध थी। आखिर क्या कसूर था नम्रता का? बस इतना ही कि उसने एक सपना देखा था, हीरोइन बनने का सपना। हीरोइन बनने का सपना देखने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस कहानी का मजा ले सकें।